आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार, डॉक्टर खूबचंद सहायक प्राध्यापक डॉक्टर खूबचंद बघेल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई 3 दुर्ग छत्तीसगढ़ का हूँ। और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत विषय पर। इसके पूर्व हम ये जान लें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है और इसमें किस का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान में एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है और बहुत ही रुचिकर जो है विषय है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है यह किसी देश की विदेश नीति को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह प्रभावित करती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस तरह प्रभावित करती है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान में किन समस्याओं, परिवर्तनों और बदलाव से गुजर रही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं। इन सब का बहुत ही व्यवस्थित, वैज्ञानिक और विश्लेषण पर आधारित अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किन संस्थाओं, किन विचारधाराओं, किन मूल्यों, किन मान्यताओं पर आधारित है, इसका भी बहुत गहन और तुलनात्मक अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। वर्तमान में उदारीकरण, भूमंडलीकरण आ जाने के कारण, भूमंडलीकरण के कारण पूरा विश्व जो है, विश्व के अन्य देशों, विश्व के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, सामाजिक, हर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसलिए विश्व की कोई भी एक घटना पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, विभिन्न देशों को और साथ ही उसकी विदेश नीति को भी प्रभावित करने लगी है। वर्तमान में हम देख सकते हैं कोरोना वायरस या कोविड-19 के आने से पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और साथ ही विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति केंद्र और उनके संबंधों को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। आज हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कौन कौन से सिद्धांत इस पर विकसित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि व्यवस्थावादी सिद्धांत। व्यवस्थावादी जो है सिद्धांत एक बहुत ही आधुनिक और जो है बहुआयामी जो है विचारों पर आधारित एक सिद्धांत है। इसका अनेक अनुशासनों में, अनेक सामाजिक विज्ञान विषयों में इसका आज बहुत ज़्यादा इसका उपयोग जो है इसके अध्ययन में किया जा रहा है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन में किया जा रहा है। व्यवस्था शब्द कहाँ से आया? व्यवस्था शब्द एक जीव विज्ञान से आया शब्द है और जीव विज्ञान में इसका सर्वप्रथम जो है इसका प्रयोग हुआ है। व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था शब्द इसे देने वालों में सर्वप्रथम वानवर्ट लैम्फी एक विचारक हुए हैं, जिन्होंने जीव विज्ञान में शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया है। वहीं समाज विज्ञान में इसका प्रयोग जो है रॉबर्ट मर्टन और साथ ही टेलकॉट पार्सन्स ने इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन में इस शब्द का प्रयोग किया और एक नए व्यवस्थावादी प्रतिमान जो है इसका उपयोग किया है। वहीं 60 के दशक में राजनीति विज्ञान में इस शब्द का जो है आया है ये, और इसे लाने वाले में डेविड स्टर्न और साथ ही साथ गैब्रियल आमंड का जो है योगदान महत्वपूर्ण है, जिसने पूरी राजनीतिक जो संरचना को एक व्यवस्था के रूप में जो है उन्होंने एक देखकर, राजनीतिक जो व्यवस्था के रूप में इसे देखकर एक बहुआयामी जो है अध्ययन कर अनेक व्यवस्थावादी सिद्धांत का जो है उन्होंने रचना भी की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका एक व्यापक विस्तृत प्रयोग जो है मार्टिन कैपलर ने इसका जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और इसका जो है उपयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों के विकास में इसका किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सबसे पहले ये जान लें व्यवस्थावादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या हैं। तो मूल मान्यताओं में पहली मान्यता ये है कि कोई भी व्यवस्था होती है वो अनेक उपव्यवस्थाओं से मिलकर बनती है और वो जो उपव्यवस्थाएं होती हैं वह एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं और अंतर संचालित होती हैं और मिलकर जो है व्यवस्था के संचालन में सहयोग करती हैं, तब जाकर एक व्यवस्था जो है वो संचालित होती है।
दूसरी इसकी मान्यता है कि प्रत्येक उपव्यवस्था अपने आप में विशिष्ट होती है, उसकी गतिविधियाँ विशिष्ट होती हैं, उसका महत्व अलग होता है, उसका योगदान उस व्यवस्था में अलग होता है और उसकी समस्याएं भी अपने आप में एक अलग और विशिष्ट प्रकार की होती है। तीसरी इसकी मुख्य मान्यता है कि कोई भी जो व्यवस्था है, उपव्यवस्था है, अगर उसमें छोटी सी भी एक समस्या आती है तो पूरी व्यवस्था उस जो है वो उससे प्रभावित होती है और प्रभावित हुए में नहीं रह पाती है। और इसकी चौथी मान्यता ये है कि प्रत्येक व्यवस्था एक निश्चित पर्यावरण में काम करती है, पर्यावरण में अनेक घटक होते हैं और वो घटक जो है व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और व्यवस्था भी जो है उसे प्रभावित करता है और एक उनमें आपस में एक अंतःक्रिया जो है एक दूसरे को प्रभावित करने की अंतःक्रिया जो है वह सकारात्मक नकारात्मक रूप से होती रहती है। अगली मान्यता है कि कोई भी व्यवस्था तभी अस्तित्व में होती है जब वो पर्यावरण के साथ एक बेहतर अनुकूलन करते हुए जो है वो काम करती है और जिस दिन व्यवस्था पर्यावरण से अनुकूलन नहीं कर पाती है उसका प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसका स्थान जो है एक नई व्यवस्था जो है उसका स्थान ले लेती है ना। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मानव शरीर, इसकी मान्यताओं को अगर हम बहुत सरलता से समझना चाहें तो इसकी इस तरह से समझ सकते हैं जैसे मानव शरीर हमारी एक व्यवस्था है, इसमें अनेक उपव्यवस्थाएं हैं। जैसे मस्तिष्क एक अलग उपव्यवस्था है, हाथ एक अलग है, कान, नाक हमारा स्नायु तंत्र है, हमारा रुधिर तंत्र है, हाथ पैर सब अलग उपव्यवस्थाएं हैं। इनसे मिलकर अनेक उपव्यवस्थाएं, इनसे मिलकर पूरा शरीर बना हुआ एक अंतर संबंधित है और मिलकर कार्य करते हैं, तब जाके ये शरीर रूपी जो व्यवस्था है वो बेहतर ढंग से संचालित होती है। दूसरी, हर जो उपव्यवस्था है उसके अपने विशिष्ट कार्य होते हैं और विशिष्ट समस्याएं होती है। ऐसी हमारे शरीर में भी मस्तिष्क का कार्य बहुत विशिष्ट होता है, उसकी समस्याएं भी विशिष्ट होती हैं। आँख, कान अपने उसके विशिष्ट कार्य हैं, अपनी विशिष्ट समस्याएं उसकी होती हैं। तीसरी मान्यता ये है कि प्रत्येक जो उपव्यवस्था होती है वह एक निश्चित पर्यावरण में काम करती है। प्रत्येक व्यवस्था तीसरी मान्यता है उपव्यवस्था में छोटी सी समस्या आने पर पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। हम देखते हैं अगर हमारे हाथ में चोट आ जाता है, आँखों में अगर चोट आ जाता है या मस्तिष्क में अगर चोट आ जाता है तो पूरी व्यवस्था, शरीर रूपी पूरी व्यवस्था जो है उससे प्रभावित होती है। वहीं हम देखते हैं कि शरीर रूपी, वहीं इसकी चौथी मान्यता का विश्लेषण करते हैं कि एक व्यवस्था एक निश्चित पर्यावरण में काम करती है और उसके साथ अंतःक्रिया करती है। हम भी, जब मानव शरीर भी एक निश्चित पर्यावरण में काम करता है ना, और हमारे लिए पर्यावरण वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल होते हैं और हम इन तीनों मंडलों को हम प्रभावित कर रहे हैं और ये भी जो है हमें प्रभावित करते हैं और हम अंतःक्रिया करते हुए जो है हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसी प्रकार चौथी अंतिम मान्यता है कि कोई भी व्यवस्था पर्यावरण के साथ अनुकूलन करते हुए काम करती है जब तक, और जिस दिन अनुकूलन समाप्त हो जाता है व्यवस्था समाप्त हो जाती है और उसकी जगह नई व्यवस्था लेती है। तो वैसे ही मानव शरीर जब तक इन पर्यावरण से अनुकूलन करते हुए कार्य करता है तब तक उसका अस्तित्व बना रहता है, अर्थात वो जीवित रहता है। जिस दिन अनुकूलन समाप्त हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका स्थान कोई दूसरा व्यक्ति ले लेता है। तो इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी देखें तो ये एक तरह से इसकी मूल मान्यता है। इसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी अनेक जो है कह सकते हैं कि अनेक, इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इस तरह से अनेक जो है, ये भी एक अनेक उपव्यवस्थाएं इसमें भी हैं, सामाजिक उपव्यवस्था, आर्थिक, शक्ति घटक, सैनिक, और इसको भी प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं और इनसे मिलकर ये संचालित होती है। केपलर का मानना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतः क्रियाशील तत्वों का एक समूह के रूप में उन्होंने कहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है एक गतिशील और
क्रियाशील, एक गतिमान व्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम देखते हैं। जिस प्रकार व्यवस्था में निरंतर परिवर्तनशील और बदलाव होते रहते हैं, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी एक गतिशील और परिवर्तनशील जो है व्यवस्था के रूप में है। जिस प्रकार मानव शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आता है, उसी प्रकार अनेक व्यवस्थाएं भी, है ना, निचले पायदान से शुरू होकर धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निरंतर बदलाव परिवर्तन आने के कारण इनमें भी निरंतर बदलाव और परिवर्तन इस व्यवस्था में भी निरंतर आता है और अपनी परिपक्व स्थिति की ओर निरंतर आगे बढ़ता है। इसी विकास के क्रम में हम देखते हैं, जब शरीर के विकास के क्रम में कभी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब हमें अनेक बीमारियां घर कर जाती है। उसी प्रकार जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब कोई देश एक अलग शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक संतुलित विकास न कर असंतुलित विकास होने लगता है और एक देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली के रूप में उभर आता है, तब युद्ध जैसी स्थितियां जो है निर्मित होती हैं और ऐसी समस्याएं आती हैं। उसी प्रकार जब शरीर में अनेक व्याधियां, बीमारियां आ जाती हैं ठीक से विकास न होने के कारण, तो अनेक नई समस्याओं का जन्म होता है, शारीरिक समस्याओं का जन्म होता है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अगर उसका सही तरीके से स्वस्थ विकास नहीं होता है, सही परंपराओं का पालन नहीं होता है, तो देखने में आता है कि यहाँ पे भी शक्ति संघर्ष जैसी जो है स्थितियाँ और जो है यहाँ पर निर्मित होती है और जिससे पूरे वैश्विक तनाव जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, एक मान्यता ये है व्यवस्थावाद में कि अनेक स्वतंत्र इकाइयों का समूह है और इसको प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, सामाजिक कारक, सैनिक तत्व, प्रौद्योगिकी, ऐसे अनेक कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं। व्यवस्थावादी सिद्धांत का मार्टिन कैपलन ने इसका बहुत ही गहन और व्यवस्थित अध्ययन जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया है। उनकी 4 मान्यताएं, मुख्य रूप से उनकी 4 मान्यताएं हैं। उनकी पहली मान्यता ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वह उसके अंतर्गत अनेक व्यवहारों का कुछ विशिष्ट और जो है और एक परिवर्तनीय समुच्चय जो है हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलता है। दूसरी मान्यता ये है कि ये जो विशिष्ट व्यवहार और परिवर्तनशील व्यवहार जो निर्मित हुए हैं, वह अनेक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो घनिष्ठ तत्व होते हैं और आंतरिक उनके बीच जो एक विशेष संबंध होते हैं और उनके बीच जो अंतःक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन विशिष्ट व्यवहारों और समुच्चयों का निर्माण जो है होता है। तीसरी मान्यता इसकी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के जो समुच्चय, परिवर्तनशील समुच्चय जो निर्मित होते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले जो लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और है ना, और जो संस्थाएं हैं और उनके व्यवहारों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तत्व हैं, इनसे मिलकर जो है इनका निर्माण होता है और ये निरंतर परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि उनको प्रभावित करने वाले लोग, संस्थाएं, कारकों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। और इनकी चौथी जो मान्यता ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो व्यवहार को परिवर्तन करने वाले अनेक कारक होते हैं, जिसमें आर्थिक तत्व भी हैं, जनसांख्यिकी तत्व भी हैं, जिसमें सैनिक तत्व भी हैं, जिसमें तकनीकी तत्व भी हैं, सैनिक तत्व भी हैं और साथ ही साथ इसमें हमारे यहाँ सूचना